हेलो एवरीवन। सो इफ़ यू वांट टू क्रैक वेब डेवलपमेंट इंटरव्यू देन उसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आना, बिकॉज वेब डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। अगर जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप फ्रंट एंड में भी अच्छे हो और आप बैक एंड में भी अच्छे हो। एज अ वेब डेवलपर जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, राइट। एंड अगर आपको इंटरव्यूज करने हैं क्रैक तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आप लाइक मस्ट, वो तो आपको पता होने ही चाहिए, राइट, बिकॉज इंटरव्यूज में वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में ना हम बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे ही जाते हैं, बिकॉज कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं एंड क्वेश्चंस भी उनके बेस्ड ही पूछे जाते हैं। आज हम कंप्लीट 50 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड में अच्छे से उनको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा विद कोड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड जो सीट की लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उस सीट का एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ना बिगनर लेवल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर, ठीक है। एंड फॉर एडवांस लेवल मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने इसमें वो भी डाल दिया तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल ही रख रहा हूँ। इसका पार्ट 2 आएगा तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बिगनर लेवल में ना सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट। तो अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, ये तो मतलब हमको पता ही है ना। आपको पता है, बट कभी कभी इंटरव्यूअर जस्ट आपसे पूछ ही लेता है इतने इजी क्वेश्चंस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, आपका पर्सपेक्टिव क्या है वो जानने के लिए, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल ही है। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलना है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट है ही एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल्स स्टोर डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो कि हमारी वैल्यूज़ होती है ना उनको स्टोर करता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारी डेटा वैल्यूज़ होती हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसे हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एंड उनके यूज़ केस भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर बात करें तो वेरिएबल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। हम वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं और इनके अंदर हम डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, जो कि आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अगर मैं आपको इसका पहले कोड बताऊं तो सपोज मैंने लेट वेरिएबल का यूज़ किया एंड मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया नेम। ये आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी यहाँ पे नाम डाल सकते हो, ठीक है। अंदर ना मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया जॉन, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक वैल्यू कर ली डिफाइन, एक नंबर कर लिया डिफाइन 25, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप, ठीक है। इनका स्कोप क्या है। तो वेयर है ना उसका स्कोप है फंक्शन, मतलब आपने एक फंक्शन बनाया एंड उसके अंदर आपने वेयर के अंदर एक वेरिएबल को कर लिया डिफाइन। तो आपको अगर उस वेरिएबल को यूज़ करना है ना तो आप वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही कर पाओगे, आप उसको फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा लेट। लेट एंड जो कॉन्स्ट है ना इनका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक होता है, तो इनको हम ब्लॉक स्कोप के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हैं। बट जो हमारा वेर होता है उसको हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही यूज़ करते हैं। लाइक आपने एक फंक्शन बनाया उसके अंदर एक वेर बनाया एक तो उसको आप उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है रीअसाइनेबल, मतलब क्या आप इनकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने लिखा वेयर नेम इक्वल टू जॉन, है ना, और इसके बाद मैंने लिख दिया वेयर नेम इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो क्या ये करना है पॉसिबल या फिर नहीं है, तो वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पेयर की बात करूं तो उसके अंदर ये है, ठीक है। लेट की बात करूं तो उसके अंदर भी है,
ठीक है। बट कॉन्स्ट की मैं बात करूँ तो उसके अंदर नहीं है, बिकॉज नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो एक बार आपने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू डाल दी ना वो फिर फिक्स है, यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू, बट इन वेयर एंड लेट यू कैन चेंज द वैल्यू, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस। ओके, ठीक। इसके बाद है होस्टेड, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है वो भी हम आगे अच्छे से समझने वाले हैं, डोंट वरी। बट इसके अंदर ना आप वेयर को लाइक टॉप पे डिफाइन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिफाइन लेट एंड कॉन्स्ट एज अ होस्टेड वैल्यू, ठीक है। अब ये होस्टिंग क्या क्या होती है ये हम थोड़ी देर में ही क्वेश्चन आएगा तब हम इसे अच्छे से समझते हैं, तब आपको ये यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स तो आपको पता ही है कि आप कितने टाइप्स में अब जो आपका डेटा है उसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप अपना नेम वगैरह डिफाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर, नंबर से पता चल रहा है। उसके बाद होता है बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इसके बाद होता है अनडिफाइंड नल ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें हम की और वैल्यू पेयर को करते हैं डिफाइन, और सिंबल जो कि अभी ES6 में न्यू ऐड हुआ है सिंबल। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका कोड बताऊं तो देखो, लेट str इक्वल टू हेलो तो हमने एक स्ट्रिंग कर ली डिफाइन। लेट नम इक्वल टू 5 हमने एक नंबर कर लिया डिफाइन। लेट स्टीर इक्वल टू ट्रू हमने एक पूलियन वैल्यू कर ली डिफाइन, ठीक है। नथिंग इक्वल टू नल तो हमने यहाँ पे एक नल वैल्यू कर ली डिफाइन, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा टाइप्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखते हैं, जो हमारा डबल इक्वल टू होता है ना वो सिर्फ वैल्यू को ही मैच करता है, तो वो सिर्फ वैल्यू ही चेक करेगा, उसका टाइप नहीं चेक करेगा। बट आप अगर ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे हो तो वो वैल्यू भी चेक करेगा और टाइप भी चेक करेगा, राइट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैंने 5 की आई डिफाइन, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, बिकॉज मैंने इसको कोर्स के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया डबल इक्वल टू 5, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक नंबर वैल्यू के इक्वल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो इसकी वैल्यू है ना वो सेम है, तो डेट्स वाई यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है एंड मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ किया है, बट यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो तो सेम है, बट इनका टाइप अलग अलग है। जो ये वाला 5 है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड जो ये वाला 5 है एक नंबर है, तो इनका टाइप, इनका जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है, डेट्स वाई यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल को कर लिया डिफाइन, और इसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, तो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे को सिर्फ यही वाला चाहिए आउटपुट, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग फिड्यूस, और यहाँ पर ना मैं इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अगर सेकंड वाला चाहिए आउटपुट तो मैं पास करूंगा 1, अगर मेरे को एप्पल चाहिए तो मैं पास करूंगा 0, एंड मेरे को अगर चाहिए मैंगो तो मैं पास करूंगा 2, बिकॉज जो हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को कर लिया डिफाइन, लेट पर्सन, और इसके अंदर मैंने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कर लिया, जैसे कि नेम, और यहाँ पे ये टेक्स्ट, ठीक है। तो जो हमारा नेम है ना वो तो है हमारी की, ठीक है। एंड ये जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मेरी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एज है हमारी की, एंड 22 हमारा है वैल्यू। तो की वैल्यू की फॉर्म में हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। एंड आपको इसे यूज़ कैसे करना है, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, जो आपका वेरिएबल है उसका नाम, डॉट आपकी की है ना उसका नाम। जैसे आपको सपोज ये जो टेक्स्ट है ना ये चाहिए आपको, तो आपको क्या लिखना है, पर्सन डॉट नेम। अगर आपको ये चाहिए हो एज तो आपको क्या लिखना होगा, पर्सन डॉट एज। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस क्या होते हैं आपको तो पता ही होगा, बट एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज काफ़ी
इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड डिजाइंड टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। तो एक बंच ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसके अंदर होता है। तो एक बंच ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम आता है, तो उसे कहते हैं हम फंक्शन, ठीक है। कोड से समझते हैं अगेन। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट। तो हम जब भी फंक्शन हमें करना हो डिफाइन, तो हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद जो हमारा फंक्शन का नाम होता है ना वो हम लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू पास करनी है तो इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया रिटर्न हेलो प्लस नेम, और फिर मैंने किया console.log ग्रीट, जो हमारा फंक्शन है ना उसको मैंने कॉल कर लिया ग्रीट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया नेम जॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पास की है नेम। अब इससे क्या होगा, हेलो, एंड यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे ना वो आपको नाम नेम की जगह पर लिख करके आएगा, जैसे कि हेलो जॉन। अगर मैं जॉन की जगह कुछ और कर दूँ तो फिर हेलो और वो नाम यहाँ पे लिखा आएगा। तो कुछ ये काम होता है हमारे फंक्शंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी यूज़ द वर्ड डीबगर इन जावास्क्रिप्ट। सो डेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट में डीबगिंग करना इज़ अ डिफरेंट स्किल, राइट। आपको अगर डीबगिंग करना अच्छे से आता है तो आप कभी फंस ही नहीं सकते हो, राइट। तो समझते हैं क्या होता है। द डीबगर फॉर द ब्राउजर मस्ट बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू debug the code, ठीक है। built in debuggers may be switched on and off, requiring the user to report faults. The remaining section of the code should stop execution before moving on to the next line while debugging. तो देखो सिंपल है, debugging में क्या होता है ना, हम लाइन बाई लाइन कोड को चेक करते हुए चलते हैं, हम लाइन बाई लाइन कोड को डीबग करते हुए चलते हैं। सपोज आपको लाइन नंबर 5 को चेक करना है कि ये सही से काम कर रही है या फिर कुछ इशू है इसमें, तो उसके बाद का जो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। वो जो लाइन 5 वाला कोड है ना, आप सिर्फ उस लाइन 5 वाले कोड को ही एग्जीक्यूट करके देख सकते हो डीबग के अंदर। तो इसकी हेल्प से हम अच्छे से फाइंड आउट कर पाते हैं कि इश्यू कहाँ पे आ रहा है, कौन सी लाइन में एरर आ रहा है एंड क्या इशू आ रहा है, ठीक है। वो हम काफ़ी अच्छे से फाइंड आउट कर पाते हैं जब हम डीबगिंग करना सीख जाते हैं। तो आपको अगर डीबगिंग करना नहीं आता है तो सीख लो, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम आता है। एंड जब आप कंपनी वगैरह में जाते हो जॉब के लिए, वहाँ पे काम करते हो आप, तो वहाँ पे आपका काम ही यही होता है कि आपको कोड को बैठ के डीबग करना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ पे बग्स आ रहे हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है, राइट। ये अपने आप में एक अलग स्किल सेट होता है, ठीक है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं ना उनको ये अच्छे से करना ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अनडिफाइंड क्या होता है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइंड। आपने एक वेरिएबल तो कर लिया डिफाइंड, सपोज आपने लिखा लेट ए, लेकिन उसमें आपने वैल्यू ही नहीं डाली है, आपने उसमें कुछ डेटा स्टोर ही नहीं किया है, आपने सिर्फ एक वेरिएबल को कर लिया है डिफाइंड, तो उसे कहते हैं हम अनडिफाइंड। नल का मतलब क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल को डिफाइन भी कर लिया एंड उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डालने की जगह आपने डाल दिया नल, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि हमने उसके अंदर एक वैल्यू डाली कम से कम, ठीक है। हमने डाला नल बट हमने कुछ ना कुछ डाला, बट जो हमारा लेट ए है उसके अंदर हमने कुछ भी वैल्यू डाली ही नहीं है, तो इसे कहते हैं हम अनडिफाइंड एंड इसे कहते हैं हम नल। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज NaN प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। NaN प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स नॉट अ नंबर वैल्यू, ठीक है। तो सपोज आपको चेक करना है कि जो वैल्यू मेरे पास है वो नंबर है या फिर नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं NaN। ये चेक करता है कि जो वैल्यू इसके पास इसको मिली है वो नंबर है या फिर नहीं है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमको आउटपुट देता है। तो टाइप ऑफ NaN विल रिटर्न अ नंबर। आप अगर इसका टाइप ऑफ चेक करो तो वो हमेशा नंबर ही आता है। टाइप ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो देखो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, टाइप ऑफ का यूज़ करके आप किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेक करके देख सकते हो कि ये क्या टाइप है, ठीक है। तो आप अगर NaN का चेक करो तो वो आता है नंबर। टू चेक इफ अ वैल्यूज NaN वी यूज़ द इज नैन फंक्शन। तो इज नैन करके एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम ये चेक करते हैं।
अगर मैं आपको कोड से बताऊं तो सपोज आपने एक वेरिएबल को किया डिफाइन, ठीक है, एंड आपने उसमें वैल्यू डाल दी 0 डिवाइड बाई एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी, ठीक है, एंड फिर आपने इसे कंसोल के अंदर डाला, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NaN, नॉट अ नंबर, बिकॉज आपने यहाँ पे 0 डिवाइड बाई हेलो कुछ ऐसे करके टेक्स्ट लगाए, तो ये नंबर तो नहीं है, ठीक है, तो डेट्स वाई तो इसने दिया आउटपुट हमको नॉट अ नंबर NaN वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ कॉल बैक फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज इन्हें हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो आ फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन, बहुत सिंपल है। एक फंक्शन के अंदर जब आप एक और फंक्शन को पास करते हो तो उसे कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कोड से समझते हैं, आपने एक फंक्शन बनाया कैरीट के नाम से, ठीक है, एंड उसके अंदर आपने दो वैल्यूज यहाँ पे पास कर दी, एक आपने पास किया नेम, एक आपने पास किया कॉल बैक, एंड यहाँ पर आपने कॉल बैक के अंदर पास कर दिया नेम। यहाँ पर आपने जो कैरीट फंक्शन है ना उसके अंदर आपने एक और फंक्शन पास किया, फंक्शन नेम, और उसके अंदर आपने लिखा हाई नेम। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन तो यूज़ कर रहे हो एंड उसके अंदर आप एक और फंक्शन जो है उसे भी आप यहाँ पे पास कर रहे हो, तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, एंड इसे हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो समझते हैं। ECMAScript 5, a new feature called JavaScript strict mode allows you to write a code or a function in a strict environment, ठीक है। In most cases this language is not particularly severe when it comes to throwing errors in strict mode, however all forms of errors, ये टेक्स्ट आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो हमारी जावा स्क्रिप्ट है ना वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब वहाँ पे आप जैसे आपने कोई वेरिएबल को किया डिफाइन तो आप वो सेम वेरिएबल को फिर से कर दो डिफाइन, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमको एरर देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना इसकी हेल्प से आप अगर ये ऑन कर लो, स्ट्रिक्ट मोड आप अप्लाई कर दो अपने कोड के अंदर, तो आपको वहाँ पे बग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड डेट्स वाई टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट इसी का एक बड़ा वर्जन है जो कि स्ट्रिक्ट मोड को ही फॉलो करता है। वहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर नहीं सकते हो, वहाँ पे आपको एकदम लाइक स्ट्रिक्ट मोड में ही कोड लिखना होता है। डेट्स वाई आज के टाइम में ना टाइप स्क्रिप्ट को लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये जो भी इश्यूज़ है ना JS के अंदर वो आपको टाइप स्क्रिप्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप भी अगर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली करो, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ नंबर। सपोज एक स्ट्रिंग आपको मिली है एंड उसे आपको नंबर में चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं समझते हैं। सपोज आपने पहले एक स्ट्रिंग को कर लिया डिफाइन, ठीक है, लेट str इक्वल टू 1 2 3, एंड अब आप चाहते हो कि मैं इसे नंबर में चेंज कर लूँ, एंड ऐसा क्यों करना है, बिकॉज ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप सपोज यूजर से ना कुछ वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, एंड वो आप स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हो, बट यू वांट कि वो आपके पास नंबर की फॉर्म में ही सेव हो, सो डेट की आपने जो भी लाइक कोड वगैरह लिखा है वो सही से काम करे, ठीक है। तो वहाँ पे ना हमको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो सपोज आपने पहले स्ट्रिंग कर ली डिफाइन, फिर आपको सिंपल करना है लेट नम इक्वल टू नंबर, और उसके अंदर जो भी आपका वेरिएबल का नेम है ना वो आपके यहाँ पे लिखना है str, तो सिंपल जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो नंबर में चेंज हो जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। तो ये एक शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का, ठीक है, आपने इफ एल्स तो यूज़ किया ही होगा, ठीक है, तो आपको अगर वो शॉर्ट में यूज़ करना हो ना तो हम मोस्टली इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज आपने लिखा है यहाँ पे लेट एज इक्वल टू 18, आपने एक वेरिएबल कर लिया डिफाइन, ठीक है, तो अब हमको चेक करना जो हमारा यूज़र है ना वो 18+ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इफ एल्स का यूज़ करते हो तो आपको 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। इफ आप पहले इफ लिखते फिर उसके अंदर आप डालते कि अगर हमारी एज बड़ी है इक्वल टू है 18 के तो हमको दे दो यस, वरना हमको दे दो नो, ठीक है। बट यू कैन डू इट सेम इन अ सिंगल लाइन, कैसे बताता हूँ। लेट कैन वोट, ठीक है, इसके अंदर आपको अपनी जो कंडीशन है ना वो डालनी है। तो एज अगर बड़ी है और इक्वल टू है 18 के, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है क्वेश्चन मार्क, एंड इसके बाद आपको डालना है इफ के अंदर जो आप डालते हो वो चीज़। अगर आपकी एज बड़ी है तो आपको डालना है यस कॉलन, अगर आपकी एज बड़ी नहीं है मतलब जो एल्स वाला कोड होता है वो आपको यहाँ पे डालना है नो, एंड डेट्स इट।
तो ये मच बेटर है देन इफ एल्स, राइट, बिकॉज आप जितना शॉर्ट कोड लिखते हो, जितना कम कोड लिखते हो, उतना ही बेटर होता है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर टेम्पलेट लिटरल्स? तो यूज़ बैकटिक्स फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम इक्वल टू जॉन, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंसोल में ना ऐसा मैसेज दिखाऊँ हेलो एंड फिर ये जो नेम है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये अगर मुझको करना है ना, अगर मेरे को सपोज कोई भी लॉजिक यहाँ पे ऐड करना है ना, तो वहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करेंगे और मैं कुछ ऐसे लिखूँगा console डॉट लॉग, फिर मेरे को यहाँ पे जो भी अपना टेक्स्ट डालना है वो मैं टेक्स्ट डालूंगा, एंड फिर मैं यहाँ पे एक डॉलर साइन यूज़ करूँगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख दूंगा अपने वेरिएबल का नाम नेम, एंड बैकटिक को करूँगा क्लोज, एंड यहाँ पे फिर मेरे को जो कंसोल में होगा ना आउटपुट वो मिलेगा हेलो जॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टाइप ऑफ? इसके बारे में मैंने अभी बात की थी, टू चेक द डेटा टाइप। इससे हम अपना डेटा टाइप चेक करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा console डॉट लॉग टाइप ऑफ हेलो, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना हेलो, इसका टाइप ऑफ क्या है? तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा आउटपुट में स्ट्रिंग, ठीक है, बिकॉज ये स्ट्रिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ होस्टिंग? इसके बारे में मैंने अभी बात की थी, ठीक है। तो ये समझते हैं। वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप, ठीक है। होस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो? आप जो भी आपके वेरिएबल्स हैं ना एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस हैं, उन्हें आप अपने कोड में ना टॉप पे मूव कर देते हो, ठीक है। सपोज अगर हम कोड से समझें तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा वेर इक्वल टू 5 एंड console डॉट लॉग ए, तो इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। ऐसा क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल है ना उसे मैंने बाद में किया है डिफाइन, उससे पहले मैंने उसका कंसोल कर लिया है कि आप इसके अंदर मेरे को ए प्रिंट करके दे दो। तो वो कहाँ से करेगा प्रिंट? बिकॉज ये लाइन बाई लाइन कोड हमारा फैच होता है, तो सबसे पहले console डॉट लॉग ही हमारा फैच होगा, एंड इसको मिलेगा कि जो ए है ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो डेट्स वाई ये हमको देगा अनडिफाइंड। एंड फिर उसके बाद हम लिखेंगे वेर इक्वल टू 5, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो डेट्स वाई हम हमेशा जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम टॉप पे मूव करते हैं, ठीक है। सो ये होती है हमारी होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डॉम इन जावास्क्रिप्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉम, मतलब डॉम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम जो हमारा HTML एंड CSS का कोड होता है ना उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो डॉम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इंटरफेस एंड इंटरेक्ट विद HTML, तो आपको अगर अपनी HTML है उसके साथ कुछ भी छेड़खानी करनी है तो वहाँ पे हम डॉम का ही यूज़ करते हैं, डॉम ही वहाँ पर यूज़ होता है। एंड हम अपने JS के कोड के अंदर ना आप जब भी कोई भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करने जाते हो तो वहाँ पे डॉम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज हमको ऑफ कोर्स जो हमारा HTML कोड है उसको यूज़ करना होता है, उसमें चेंजेस करने ही होते हैं। एंड डेट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट, राइट। सो डेट्स वाई डॉम आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको यहाँ पे कोड भी बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम को पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐसी वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप से HTML के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो आपको अगर सपोज आपने कोई डिव किया डिफाइन, उसके अंदर आपने कोई ID कर दी डिफाइन, तो अगर आपको उसे करना है ना यूज़, तो वहाँ पे आप लिखते हो गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। एंड उसके अंदर जो आपकी नाम होता है, आपकी जो ID होती है उसका, वो आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे मैंने लिखा है बटन। तो उसके बाद आप लिखते हो एड इवेंट लिस्नर, ये। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो एक अलर्ट आ जाए, तो आपको वहाँ पे ऐड करना होता है एड इवेंट लिस्नर, मतलब कि जब मैं इस पर कोई भी एक्शन लूँ तो क्या इवेंट हमको कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास किया है क्लिक, मतलब मैं जैसी बटन पे करूँ क्लिक तो क्या होना चाहिए, और इसके अंदर मैंने एक अलर्ट कर दिया क्रिएट, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम। तो अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इवेंट लिस्नर, ये क्या होता है, ठीक है। तो रन्स कोड व्हेन एन इवेंट अकर, जब कोई भी इवेंट हमारा अकर होता है ना तो वहाँ पे हम इवेंट लिस्नर का यूज़ करते हैं। एंड तब हमको क्या कोड रन करना है वो भी हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। कोड से समझाता हूँ। सपोज मैंने एक बटन बना दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे कंसोल में ना लिखा आ जाए
क्लिक्ड, मतलब मैंने उस बटन पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब एक इवेंट हो रहा है, बटन पे क्लिक करना एक वो है इवेंट, ठीक है। तो जब ये हो इवेंट तो तब मुझे क्या कोड करना है रन, तब मेरे को सिंपल करना है console.log, उसके अंदर मेरे को अपना टेक्स्ट डालना है। अब ये कोड कैसे करना है, तो जो मेरी बटन है मैं लिखूँगा बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, इसके अंदर मेरे को क्या करना है इवेंट, वो इवेंट है क्लिक, ठीक है। अब ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या कोड कर रहे हो। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं क्लिक, तो जब ये हो क्लिक, जब ये हो इवेंट तब क्या हो, console.log क्लिक, मेरे को सिंपल मेरा जो कॉन्सोल है ना उसके अंदर एक मैसेज मिल जाए क्लिक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थमेटिक जिसमें कि प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस ये होते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा कंपैरिजन, जो कि मैंने आपको ही बताया डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। एंड इसमें एक नॉट इक्वल टू भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि एंड और सपोज आपको इफ़ के अंदर चेक करना है कि अगर ये भी सही है और ये भी सही है, तो वहाँ से हम एंड यूज़ करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि या तो ये सही है या फिर ये सही है, उसके अंदर हम और का यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको चेक करना है अगर ऐसा ना हो तो वहाँ पे हम ये नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन सम बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के क्या फ़ायदे हैं, तो ये तो हमें मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। तो दे आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ JS, सम ऑफ देम आर JS इज एग्जीक्यूटेड ऑन द क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड ऑल्सो, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी JS है, जावा स्क्रिप्ट है, वो आप फ्रंट एंड पे भी यूज़ करते हो और बैक एंड में भी यूज़ करते हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज टू लर्न, ये डिपेंड करता है कि आपको जावा स्क्रिप्ट सिंपल लगती है या हार्ड लगती है, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताना आपको जावा स्क्रिप्ट सिंपल लगती है या हार्ड लगती है, ठीक है। वेब पेजेस नाउ हैव मोर फंक्शनलिटी बिकॉज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो ये तो सही है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट का तो काम ही यही है, ठीक है। टू द एंड यूज़र जावा स्क्रिप्ट इज़ क्वाइट क्विक, तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं JS के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू चेक इफ़ अ वेरिएबल इज़ एन एरे, तो कोई वेरिएबल है एंड वो हमें चेक करना है कि ये एरे है या नहीं, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इस एरे फंक्शन का, ठीक है। तो हम लिखते हैं एरे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नाम एरे, और फिर हम लिखते हैं डॉट इज़ एरे, ठीक है। और उसके अंदर हम अपनी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो पास करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरे, फिर हम लिखते हैं डॉट इज़ एरे, और उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हम पास करते हैं, ठीक है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को पास किया है, मतलब ये है एरे, तो डेट्स वाई मेरे कहाँ पे मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू मर्ज टू एरेज, सपोज आपने टू अलग अलग एरे किए डिफाइन एंड आपको उन्हें मर्ज करना है, तो वो कैसे करते हैं समझते हैं। तो ये हमारी पहली एरे लेट इक्वल टू 1,2 एंड ये हमारी सेकेंड एरे लेट बी इक्वल टू 3,4, ठीक है। एंड इन्हें अगर हमें मर्ज करना ना तो बहुत सिंपल है, लेट मर्ज मतलब जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है वो इक्वल टू, फिर आपको कुछ ऐसे लिखना है डॉट 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 ए कॉमा डॉट 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 बी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो आपकी ए और बी दोनों वो होंगी ना एरे, वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे और स्ट्रिंग, ठीक है। उसकी लेंथ पता करनी है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग और एरे कर ली है डिफाइन, ठीक है। तो मैं कहूँगा console.log str.length और console.log arr.length, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनकी लेंथ पता चल जाएगी, जैसे कि आप देखो यहाँ पे आ रही है 5, इसके अंदर 5 वर्ड्स हैं, HELLO हेलो, एंड इसकी लेंथ आ रही है 3, बिकॉज इसके अंदर 1 to 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉट लेंथ का यूज़ करना होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यार यहाँ पर ना हमने 25 जावा स्क्रिप्ट के बिगनर लेवल क्वेश्चंस देख लिए हैं, एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे, एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, हमारा सेकंड पड़ाव जो कि है इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। तो हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, हमको बिगनर लेवल समझ में आ गया है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझते हैं। अ क्लोजर इज़ अ फंक्शन दैट रिमेंबर्स इज इट्स आउटर स्कोप, ठीक है। क्लोजर है ना वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि अपने जो आउटर स्कोप है ना उनको याद रखता है, ठीक है।
कोड से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को किया डिफाइंड, लेट काउंट इक्वल्स टू 0। फिर इसके अंदर ना रिटर्न के अंदर मैंने एक और इसके अंदर फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है इनर, और इसके अंदर मैंने वैल्यू दी काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और काउंट में पहले ही डिफाइन मैंने किया है, और उसके अंदर मैंने फिर कर दिया रिटर्न काउंट। सिंपल है। इसके बाद मैंने ये जो फंक्शन है इसे किया क्लोज, और इससे जो पहले वाला था फंक्शन वही मैंने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा कॉन्स्ट काउंटर, और इसके अंदर मैंने जो हमारा मेन वाला वो है ना फंक्शन, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया console डॉट लॉग काउंटर। तो यहाँ पे हमको मिलेगा आउटपुट 1 क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये जो इनर वाला वो है ना फंक्शन, इसके अंदर मैंने लिखा है, इसके अंदर मैंने लिखा है काउंट प्लस प्लस, एंड ये जो फंक्शन है ना इससे बाहर हमने वेरिएबल को किया है डिफाइंड काउंट इक्वल्स टू 0। तो ये जो मेरा इनर वाला फंक्शन है ना, ये यहाँ पे एक क्लोजर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो कि अपने बाहर का जो इसका वेरिएबल है उसे ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड डेट्स वाई पहले काउंट की जो थी वैल्यू वो थी 0, बट मैंने जैसे ही यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में मिला 1, बिकॉज यहाँ पे जो इसका आउटर स्कोप है ना ये इसको याद था, एंड डेट्स वाई यहाँ पे हमको आउटपुट में +1 हो करके मिला। कुछ ऐसे काम करता है हमारा क्लोजर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज यूज टू रिट्रीव कैरेक्टर फ्रॉम अ सर्टेन इंडेक्स, ठीक है, तो सपोज पार्टिकुलर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड मुझे इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड ही चाहिए, ठीक है, मेरे को कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं केयर एट फंक्शन का, जिसके अंदर क्या होता है, द कैरेट फंक्शन ऑफ द JS स्ट्रिंग फाइंड्स अ केयर एलिमेंट एट द सप्लाइड इंडेक्स, द इंडेक्स नंबर बिगिंस एट 0 एंड कंटिन्यूज अप टू n-1। हेयर n इज़ द स्ट्रिंग लेंथ। सपोज जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो है 5, तो 5 - 1 मतलब 4, 0 से लेके 4 तक हमारा हो गया इंडेक्स नंबर। द इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव हायर देन और द सेम एज द स्ट्रिंग लेंथ, बिकॉज जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो हमारे टोटल वर्ड्स हैं। सपोज 5 वर्ड्स हैं तो हमारी लेंथ हो गई 5, बट जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है वो होगी 0 से लेके 4 तक, बिकॉज यू नो की जो हमारी इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई BOM? भैया अभी हमने डॉम तो समझा कि डॉम क्या होता है, बट ये बॉम क्या होता है, BOM क्या होता है, क्या सेम ही है, क्या क्या होता है? चलो समझते हैं। तो बॉम का मतलब होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल इज नोन एज BOM। इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द ब्राउज़र। तो डॉम के अंदर हम HTML के संग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बट बॉम के अंदर हम जो हमारा ब्राउज़र होता है उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र्स इनिशियल ऑब्जेक्ट इज अ विंडो, ठीक है। एज अ रिजल्ट यू मे कॉल ऑल ऑफ द विंडोज फंक्शंस डायरेक्टली और बाई referencing the window, the document, history, screen, navigator, location and other attributes, ठीक है। तो बॉम के अंदर ना क्या है कि तो यहाँ पे ना जो हमारी विंडो होती है ना बेसिकली उसका हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनका यूज़ करके हम अपना जो ब्राउज़र है ना उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो सपोज़ हमको जो हमारी स्क्रीन है ना उसको चेक करना है कि वो लाइक हमने स्क्रॉल किया फिर नहीं की, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, राइट, बिकॉज हमको काफ़ी बार ना ये फीचर ऐड करना होता है कि जब मेरी स्क्रीन स्क्रॉल होना स्टार्ट हो तो मेरे को पार्टिकुलर ये फीचर अपनी वेबसाइट में शो करना है, तो वहाँ पे हम बेसिकली बॉम का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा बॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रेफर्स टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ फंक्शन इज कॉल्ड। कोड से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, नेम पास किया मैंने, और फिर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपना सिंपल कोड लिख दिया console.log this.name, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने दिस यूज़ किया है, रीड.नेम नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने this.name यूज़ किया। तो दिस रेफ़र कर रहा है यहाँ पे जो मेरा ग्रीट वाला फंक्शन है ना इसको, बिकॉज मैंने यहाँ पे दिस को ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर यूज़ किया है। तो
तो दिस का कुछ नहीं है, सिंपल होता है कि आप जिस भी फंक्शन के अंदर दिस को यूज़ कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर उस फंक्शन को ही रेफर करता है, ठीक है। जैसे अब मैं अगर ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसे मैं अगर कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जॉन, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा काम करता है दिस कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो फंक्शन वर्सेस रेगुलर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा होता है डिफरेंस। जो भी हमारे एरो फंक्शंस होते हैं ना, उनमें डोंट हैव देयर ओन दिस, तो उनके अंदर हम दिस कीवर्ड, उनका खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट ग्रीट एंड इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग सिंपल हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका खुद का कोई दिस फंक्शन नहीं होता है, तो ये सिंपल सा एक डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। इसका ना सिंपल सा मीन्स होता है कि सपोज यू हैव एनी ऑब्जेक्ट और एरे, तो वहाँ से अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए ना, तो वहाँ पे हम करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। कैसे करते हैं, कोड से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए कॉमा बी इक्वल टू 1,2, तो यहाँ पे ना मैं ए और बी के अंदर ना वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2, तो मैंने इसको डी स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट नेम, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया जॉन। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना नेम, इसके अंदर मैंने इसको एक वैल्यू दे दिया है जॉन। तो ये होता है हमारा डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। ये भी हम काफ़ी बार काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं अच्छे से। यूज्ड फॉर असिंक ऑपरेशंस, ठीक है। प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ एन असिंक ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्ट, ठीक है। तो इसे सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट लाइक ऑर्डरिंग फूड, ठीक है। सपोज आपने फूड किया ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहला क्या काम होगा, यू प्लेस एंड ऑर्डर। आपने जो आपको भी पसंद है वो आपने जो आपका ऑर्डर है ना वो आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब स्टार्ट एन असिंक टास्क। इसके बाद है यू गेट अ प्रॉमिस, ठीक है। मतलब दे विल डिलीवर इट। जैसे ही आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, आपको ये मैसेज मिलता है कि जो भी आपने आपका है ना ऑर्डर, वो आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट्स आइदर डिलीवर्ड और कैंसिल्ड, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। कोई ऐसा वो हुआ इश्यू जिसकी वजह से आपका जो ऑर्डर है ना वो कैंसिल हो गया, या फिर अगर ऐसा ना हो तो आपको वो आपका जो वो ऑर्डर वो आपको मिलेगा, वो आपका कंप्लीट फुलफिल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। तो यही सेम चीज़ हमारे कोड के अंदर भी होती है, ठीक है। इसके अंदर ना 3 स्टेट होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट है पेंडिंग। इसके अंदर क्या होता है, था ऑपरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, तो वो अभी रास्ते में है, ठीक है। फुलफिल्ड में क्या होता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आपने जो भी कोड किया है ना वो अच्छे से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। थर्ड स्टेट है रिजेक्टेड, मतलब फेल हो चुका है। तो इसको ना एक बार कोड की हेल्प से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट फेच डेटा। तो यहाँ पे हम ना क्या कर रहे हैं, हम कोई भी हमारा डेटा है उसे हम फेच करके लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेटा हम फेच करके लेके आ रहे हैं ना, उसको ना उसके लिए हम श्योर नहीं है, मे बी वो डेटा फेच होके आए और मे बी वो डेटा फेच होके ना आए। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रॉमिस का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स फेच डेटा इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर मैंने 2 स्टेट पास की, एक तो हमारी रिजॉल्व स्टेट और एक हमारी रिजेक्ट स्टेट। अब इसके अंदर मैंने टाइम आउट सेट किया, सेट टाइम आउट, और इफ़ हमारा जो भी हमारा डेटा फेच हुआ है ना वो अगर हमारा रिजॉल्व होता है तो हमारा यहाँ पे एक आएगा मैसेज डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। अगर ऐसा ना हो तो हमारा रिजेक्ट होगा और मैसेज आएगा फेल टू फेच डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेट किया है कॉन्स्ट सक्सेस इक्वल टू टेरियू, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा आएगा डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, और अगर ऐसा ना हो तो आएगा फेल टू फेच डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने किया फेच डेटा डॉट देन, तो जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर मैंने किया कंसोल डॉट लॉग सक्सेस। अगर कोई इशू आता है तो वहाँ पे मैंने कैच को पास कर दिया, कैच कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो अगर हमारा डेटा फेच होता है
तो यहाँ पे वो हमारा आएगा सक्सेस, मतलब वो हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो, डेटा हमारा फैच ना हो, तो हमारा आएगा यहाँ पे आउटपुट एरर देखने को मिलेगा, मतलब वो हमारा हो जाएगा रिजेक्टेड। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज असिंक एंड अवेट, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न सिंटैक्स फॉर हैंडलिंग प्रोमिसेस, ठीक है। आपने ये जो पहले वाला कोड देखा, इसके अंदर मैंने कहीं पे भी असिंक और अवेट यूज़ नहीं किया है, ठीक है। बट अभी आज के टाइम में ना हम मोस्टली इसका ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एक नया सिंटैक्स आया है एंड दिस इज़ मच बेटर, ठीक है। मैं आपको कोड के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे कि मैंने लिखा है कॉन्स्ट फैच डेटा फिर न्यू प्रॉमिस, ये सब कुछ। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, आपको सिंपल लिखना है असिंक फंक्शन, और जो आपका नाम है, जो आपका है ना फंक्शन, उसका नाम है वो आपको लिखना है फैच डेटा, और इसके अंदर आपको लेट वेरिएबल का नाम, फिर आपको लिखना है अबेट, और फैच के अंदर आपको जहाँ से भी डेटा फैच करना है वो URL आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो इसकी ठीक है, और फिर इसके बाद आपको ये जो भी कोड है ये आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कि अगर मेरा ये सक्सेस होता है तो मेरे को क्या करना है शो, और ये अगर रिजेक्ट होता है तो मेरे को क्या शो करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा असिंक और अवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर हाई ऑर्डर फंक्शंस, फंक्शंस दैट टेक और रिटर्न अदर फंक्शंस, ठीक है। ऐसे फंक्शंस जो कि दूसरे फंक्शंस को ही रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कोड बताऊँ तो मैंने लिखा है फंक्शन ग्रीट FN, फिर मैंने इसके अंदर ना FN नाम के फंक्शन को ही यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये जो ग्रीट हमारा फंक्शन है ना, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन हुआ, बिकॉज इसके अंदर हम ना एक दूसरे फंक्शन को ही पास कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज जावास्क्रिप्ट अ पासवाई रेफरेंस और पासवाई वैल्यू लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज में काफ़ी पूछते हैं, ठीक है। तो द आंसर इज वेरिएबल्स डेटा इज ऑलवेज अ रेफरेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स, हेंस इट्स ऑलवेज पास वाई वैल्यू, ठीक है। तो ये हमेशा पास वाई वैल्यू ही होता है। एज अ रिजल्ट इफ यू सप्लाई एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्टर इट्स मेंबर्स इनसाइड द मेथड, द चेंजेस continue outside of it, it appears to be passed by reference in this case. However, if you modify the values of the object variable, the change will not last, demonstrating that is it indeed passed by value. तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है ना, वो पास बाई वैल्यू लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव एंड एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं। अब प्रिमिटिव इज अ डेटा टाइप दैट इजंट कॉम्पोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स, इट्स ओनली कैपेबल ऑफ displaying one value at a time. By definition, every primitive is a built-in data type. Not all built-in data sets are primitives. In JS, there are 5 different forms of basic data, जैसे कि boolean, undefined, null, number और string, ठीक है। बहुत सिंपल है। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है। बट जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो एक बार में ही मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, एंड इसका एग्जांपल है ऑब्जेक्ट एंड एरे, राइट। तो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैप फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो जो हमारा मैप है ना, वो काम आता है ट्रांसफॉर्म आइटम्स, ठीक है। एंड आपको जब भी कोई भी मल्टीपल वैल्यूज़ वगैरह में लूप का यूज़ करना हो, तो वहाँ पर भी हम मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई एरे है, तो उसकी आपको अगर सभी वैल्यूज़ चाहिए, अगर उसकी जो सभी वैल्यूज़ हैं उनको फैच करना है, तो वहाँ पे हम मैप का यूज़ करके ना उन सभी जो वैल्यूज़ हैं उनको फैच कर सकते हैं, तो वो हम इजीली कर पाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा फिल्टर रिमूव आइटम्स, ठीक है। तो आपको कोई भी आइटम है वो रिमूव करना है, उसे फिल्टर आउट करना है, तो वहाँ पे हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिड्यूस, ठीक है। तो इसका मतलब है एग्रीगेट आइटम्स। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपको अगर जो भी हमारे हैं आइटम उनको रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर मैं आपको जैसे मैं कोड बताऊं, जैसे यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर वैल्यूज हैं 1 2 3, इसके अंदर मैंने मैप का किया यूज़ और इसके अंदर मैंने कोड किया x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यूज है ना इसके अंदर, उनमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसका हमको वैल्यू मिलेगी 246। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक काम आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन यू कॉपी एंड ऑब्जेक्ट और एरे इन JS इट कैन बी डन इन 2 वेज, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट और एरे कॉपी करते हो तो वो 2 वेज में होता है, या तो शैलो कॉपी या डीप कॉपी। अब ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है वो समझते हैं। A shallow copy means copying the top level of the object or array, but nested array are still shared। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने की वैल्यूज पास कर दी है। ठीक है, फिर मैंने किया कॉन्स्ट शैलो कॉपी और इसके अंदर मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया। ठीक है, सिंपल मेरे को डॉट 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 और जो मेरा है ना ऑब्जेक्ट उसका नाम लिखना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो ये सिंबल इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो इसकी वैल्यूज़ है ना वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी। मैंने किया शैलो कॉपी डॉट नेम और शैलो कॉपी डॉट एड्रेस डॉट सिटी, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखो तो मैंने यहाँ पे नेम के अंदर सिंपल टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, ये की ये वैल्यू, फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, एक मैंने की बनाई और इसके अंदर जाके मैंने एक और की बनाई, फिर उसके अंदर मैंने वैल्यू पास की है। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ना अब मैं अगर इसका आउटपुट देखूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने जो हमारा मेन वो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने डॉट नेम किया और डॉट एड्रेस डॉट सिटी किया। ठीक है, तो जो हमारा डॉट नेम है ना वो तो हमें जो इसका हमने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है वही सेम टू सेम मिलेगा, तो मतलब उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा ये जो नेस्टेड की वैल्यू हमने यहाँ पे किया ना डिफाइन, इस पे अफेक्ट पड़ेगा एंड जो मैंने यहाँ पे जो भी नेम मैंने यहाँ पे लिखा होगा वो नेम यहाँ पे शेयर्ड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट एंड एरे आर स्टिल शेयर्ड, मतलब वो आपस में शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जो वैल्यू को चेंज किया ना, तो इसके आउटपुट में भी मेरे को यहाँ पे मुंबई देखने को मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे सेट है दिल्ली, बट मेरे को यहाँ पे मिलेगा मुंबई। बिकॉज यहाँ पे हम शैलो कॉपी का यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट और एरे कॉपी होता है। ठीक है, बट डीप कॉपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीप कॉपी कम्प्लीटली कॉपी होता है, मतलब उसमें लाइक जो टॉप लेवल है वो भी कॉपी होगा एंड जो नेस्टेड है वो भी कॉपी होगा। कोड से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल वही पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो बना लिया, फिर मैंने लिखा डीप कॉपी और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए उनका यूज़ करके जो मेरा पहले वाला है ना ऑब्जेक्ट उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज की, बट मैंने यहाँ पे अभी डीप कॉपी का यूज़ किया। मैंने यहाँ पे अभी डीप कॉपी किया, मतलब ये कम्प्लीटली होगा कॉपी, मतलब जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होगा, उसकी अपनी खुद की अलग वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ आउटपुट में, तो आप देखो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है ना वही मेरे को आउटपुट में भी मिल रही हैं। बिकॉज एज आई सेड जो हमारा न्यू वो बनाया ना ऑब्जेक्ट वो डीप कॉपी करके बनाए, तो डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ है वो अलग है। सो मैं यहाँ पे अगर डीप कॉपी डॉट नेम को भी करूँ आउटपुट, तो यहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू मैंने पास की है वो वही मेरे को आउटपुट में शो होगी। सो डेट्स द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस वर्क। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम प्रोटोटाइप्स। ठीक है, जो भी हमारे प्रोटोटाइप्स होते हैं ना उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को हमारा जो है ऑब्जेक्ट वो कॉपी करता है एंड उन्हीं को वो इनहेरिट करता है। सो डेट्स वेरी सिंपल, डेट्स ऑल अबाउट प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये मैंने आपको भी बताया ऊपर, आपको अगर कोई भी हमारी एरे है उसको अगर कॉपी करना है तो आपको सिंपल लिखना है, जैसे आपने पहले जो एरे वो कर ली डिफाइन लेट ए इक्वल टू 1,2। ठीक है, फिर आपने एक और बनाई एरे लेट बी इक्वल टू, अब इसके अंदर आपको जो हमारी पहले वाली एरे है जो इसकी वैल्यूज है वो भी चाहिए एंड जो इसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हो वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल लिखना है डॉट 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 ए कॉमा 3, तो इसका जो होगा आउटपुट, इसका आउटपुट होगा 1,2,3
ठीक है। तो जो हमारा बी वाला एरे है ना उसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, जो ए वाली एरे है उसकी जो वैल्यू है वो भी होंगी और इसके अंदर आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो भी होंगी। तो सिंपल आप स्पैड ऑपरेटर का यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट और एरे है उसको ईजिली कॉपी कर पाते हो। तो आप सिंपली स्पैड ऑपरेटर का यूज़ करके जो भी अपनी है एरे उसे आप ईजिली कॉपी कर पाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेस्ट ऑपरेटर। तो कोड से समझते हैं। मैंने आप एक सिंपल एक फंक्शन बनाया सम और इसके अंदर मैंने पास कर दिया ARGS डॉट रेड्यूस और इसके अंदर हमको 2 वैल्यू हमने पास की A, B और इसके अंदर मैंने कर दिया A + B। तो ये हो गया हमारा सम फंक्शन। तो हम यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज़ करके एक सम नाम का फंक्शन कर रहे हैं क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ सेट एंड मैप। सेट क्या होता है और मैप क्या होता है समझते हैं। इंट्रोड्यूस्ड सेट एंड मैप इन ES6, ठीक है। बोथ आर स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर्स डेट हेल्प यू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा बट दे वर्क डिफरेंटली। तो समझते हैं एक एक करके दोनों क्या होते हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो हमारा सेट होता है ना उसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। इट ऑटोमेटिकली रिमूव्स डुप्लीकेट्स। बाई चांस आपने अगर कोई भी लाइक सेम नंबर उसमें सेम वैल्यूज़ में डाल दिया तो वो उसे अपने आप ही वहाँ से रिमूव कर देगा। कोड से अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे कोड देखते हैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल टू न्यू सेट। तो मैंने यहाँ पे एक नया सेट कर लिया क्रिएट। तो इसके अंदर मुझे अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऐड करनी है। तो मैंने किया नंबर्स डॉट ऐड 1 2। तो मैंने यहाँ पे एक सेम वैल्यू ऐड कर दी फिर से 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये हमारी एक डुप्लीकेट है वैल्यू, दिस इज़ अ डुप्लीकेट वैल्यू, सो डेट्स वाई ये यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने किया 3, ठीक है। तो इसके बाद हमने से किया कंसोल। तो यहाँ पे हमको मिलेगा सेट ऑफ 3 1 2 और 3। सो मैंने यहाँ पे चार वैल्यू ऐड की बट ये एक वो थी कॉपी, तो डेट्स वाई मेरे को सिर्फ 1 2 और 3 मिले। तो ये होता है हमारा सेट। अब देखते हैं मैप क्या होता है। अब मैप स्टोर्स डेटा ना की वैल्यू पेयर्स लाइक एन ऑब्जेक्ट बट विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो हमारा मैप है ना उसके अंदर भी हम की और वैल्यू पेयर में जो हमारा डेटा है उसे स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नया मैप बनाया, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू न्यू मैप, ठीक है। अभी जो पर्सन है ना इसके अंदर मैंने सेट किया, तो यहाँ पे मैंने सेट किया की और वैल्यू। नेम हमारा की है और ये जो नेम है ये हमारा वैल्यू, ठीक है। सेम मैंने सेट किया एज और यहाँ पे मैंने एज सेट कर दी। अब मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट गेट, इसके अंदर मैंने पास की हमारी की नेम। तो यहाँ पे मेरे को जो भी उसकी वैल्यू होगी ना वो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट साइज, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा 3, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एज सेट की थी, राइट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट साइज की जो हमारा ये जो मैप है ना इसके अंदर कितनी हमारी की वैल्यू पेयर्स हैं, तो कितने हैं 3 है। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया 3, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज JSON एंड हाउ टू पार्स इट, ठीक है। तो JSON स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं। इट इज़ अ लाइट वेट डेटा फॉर्मेट यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज डेटा। तो JSON बहुत सिंपल है, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का जो डेटा है उसे हम स्टोर करते हैं, किसके लिए, जिससे कि हम उसे कहीं पे भी एक्सचेंज कर पाएँ, शेयर कर पाएँ। सो डेट्स वाई आपने देखा होगा हम जब भी लाइक जो भी वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड करते हैं उनके अंदर जो भी अपना डेटा वगैरह स्टोर करते हैं वो हम JSON के फॉर्मेट में ही करते हैं, सो डेट कि हम वहाँ से जो हमारा डेटा उसे ईजिली फैच कर पाएँ, ठीक है, स्पेशली बिटवीन सर्वर एंड द क्लाइंट, ठीक है। तो डेट्स वाई JSON इतना ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अगर आपको कोड बताऊँ तो कुछ ऐसे हम JSON में कोड को करते हैं डिफाइन। तो कुछ ऐसे हम JSON में हमारा डेटा उसको स्टोर करते हैं। यहाँ पे होती है की एंड यहाँ पे होती है उसकी वैल्यू, नेम एज एंड इज स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी की वैल्यू पेयर में ही अपना जो डेटा उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ठीक है। तो समझते हैं सिंक के अंदर क्या होता है, कोड रन्स वन आफ्टर अदर, ठीक है। सपोज आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे अगर मैं आपको कोड बताऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू पास कर दी, फिर मैंने बनाया एक फंक्शन, उसके अंदर भी मैंने एक पास कर दिया कंसोल, फिर मैंने जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल किया और उसके अंदर मैंने फिर एक डिफरेंट वैल्यू पास कर दी, ठीक है।
तो इसका जो वो होगा ना आउटपुट वो होगा स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा है, इसके बाद है डूइंग टास्क, इसके बाद डूइंग टेक्स्ट हमारा होगा, इसके बाद हमारा डूइंग टास्क होगा प्रिंट, और फिर हमारा एंड, तो हमारा एंड प्रिंट होगा। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर ना लाइन बाई लाइन जो हम डेटा कहते हुए जा रहे हैं वही हमको लाइन बाई लाइन यहाँ पे प्रिंट मिलेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, सपोज जो हमारी लाइन 2 है, ये हमारा सेकंड वाला है, इसको रन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, मे बी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, कि यहाँ पे ना हमको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये हमारा होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद ही हमारी नेक्स्ट लाइन होगी एग्जीक्यूट, वरना वो तब तक वेट करेगी जब तक हमारा ये जो पहले वाला लाइन है, ये जो हमारी पहली वाली लाइन है, ये एग्जीक्यूट ना हो। तो काफ़ी बार ये दिक्कत आती है कि हम कोई डेटा फैच कर रहे होते हैं तो वो डेटा फैच होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, डेट्स वाई उसके बाद का जो भी कोड वहाँ पे होता है ना वो भी वेट करता है, एंड डेट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज ड्यू टू वन टास्क जो आपका बाकी का कोड है ना वो भी वहाँ पे वेट करता है। ये इश्यू हमारा असिंक्रोनस में सॉल्व होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा फास्ट कोड है ना वो तो हमारा पहले ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, बट जो कोड हमारा टाइम ले लेता है ना वो हमारा सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं अगर आपको कोड बताऊं तो मैंने यहाँ पे लगा console.log स्टार्ट, तो ये हमारा होगा प्रिंट। इसके बाद मैंने ना एक सेट टाइम आउट सेट कर दिया जिसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट प्रिंट कराया, बट मैंने यहाँ पे इसको वेट करने का बोला 2 सेकेंड, और इसके बाद मैंने एक और मैसेज किया प्रिंट एंड। इसमें क्या आएगा, सिक्वेंस पहले आएगा स्टार्ट, फिर आएगा एंड, इसके बाद आएगा हमारा ये सेकंड वाला। क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे ना इसने वेट नहीं किया कि जो इससे पहले वाला हमारा कोड है उसका इसने वेट नहीं किया कि ये कब होगा कंप्लीट और ये कब प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेट वाला कोड है ना ये सबसे लास्ट में जाके हमारा रन हुआ, जो हमारा बाकी का कोड था वो हमारा पहले ही रन हो गया। सो डेट्स वाई ये जो इशू है ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ कि हमको पार्टिकुलर लाइन है उसकी वजह से हमको सारे कोड को वेट करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बाकी का कोड है ना वो अपना रन हो जाएगा, बट जो हमारा ये पार्टिकुलर लाइन है ना ये हमारी आराम से लास्ट में एग्जीक्यूट होके रन होगी, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है, स्टोर्स डेटा इन ब्राउज़र। सिंपल है, लोकल स्टोरेज है ना उसमें क्या होता है कि आप जो भी डेटा वगैरह करते हो ना स्टोर, वो हमारा ब्राउज़र पर ही स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र, और उसका मैंने नाम डाल दिया जॉन। अब ये जो डेटा है ना ये हमारा जो ब्राउज़र है ना उस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कभी भी एक्सपेंड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट। मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट allow you to split your code into separate files, making it easier to organize, reuse and maintain. Each module has its own scope, meaning variable or functions inside a module are not accessible outside unless you export them, ठीक है। मॉड्यूल बेसिकली काफ़ी सिंपल है, इसकी हेल्प से ना आप अपना कोड है ना उसको डिफरेंट फाइल्स में स्प्लिट कर पाते हो। सपोज आपने काफ़ी सारा कोड लिखा है एंड वो आपको अलग अलग फाइल्स में करना है स्प्लिट, तो वहाँ पे हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। एंड यूजिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आप इन्हें आपस में यूज़ भी कर पाते हो। 5 फाइल्स बनाई एंड जो सेकंड वाली फाइल है वो उसका आपको यूज़ करना है पहली वाली फाइल में, ठीक है। तो आपको जो सेकंड वाली फाइल है ना उसे आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, एंड आपको फिर उसे अपनी पहली वाली फाइल में करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है। इसको मैं कोड की हेल्प से आपको करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। सपोज मैंने आप एक फाइल बनाई math.js, ठीक है, ये एक हमारी मॉड्यूल फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अपना सिंपल जो भी मेरे को फंक्शन वगैरह करना था क्रिएट, वो मैंने यहाँ पे कर लिया क्रिएट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, सिंपल मैंने ये जो हमारा है फंक्शन इसके आगे मैंने लगा दिया एक्सपोर्ट। सिंपल आपको जो आपका फंक्शन है ना उसके आगे आपको लिखना है एक्सपोर्ट, एंड फिर आप उसे कहीं पे भी इंपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दिया है, ये जो प्लस वाला ये जो ऐड वाला फंक्शन है एंड जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है इसे भी मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है। तो सपोज ये हमारी फाइल बनती, ठीक है। अब ये हमारी फाइल 2, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ना, तो इसके अंदर अब मुझे ये जो हमारे फंक्शन है ना इन्हें मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इनका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इन्हें पास करने वाला हूँ बेसिकली। सो यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे इंपोर्ट। सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इंपोर्ट, और उसके अंदर आपका जो भी फंक्शन का नाम है ना वो आपको पास कर देना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 2 फंक्शन चाहिए, तो मैं लिखूँगा ऐड और मल्टीप्लाई। फ्रॉम आप कौन सी फाइल से उसे इंपोर्ट कर रहे हो
वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ math.js से, ठीक है। तो इसके अंदर है math.js, ठीक है। अब मेरे को सिंपल यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पास करनी है। console.log ऐड फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पास करनी है, 2 और 3, और जो मल्टीप्लाई है उसके अंदर भी 2 वैल्यू पास करनी है, 2 और 4, एंड ये हमारा अच्छे से वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर एंड वेयर टू यूज इट, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने अभी पहले बात की थी। तो ये एक इफ एल्स का शॉर्ट हैंड होता है, जहाँ पे कि आपको सबसे पहले जो आपकी कंडीशन है वो पास करनी होती है। इसके बाद जो आपको एक्सप्रेशन इफ ट्रू, तो अगर आपकी जो कंडीशन है वो सही है तो आपको क्या वैल्यू पास करनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मार्क भी ऐड करना होता है। इसके बाद आपको एक्सप्रेशन इफ फॉल्स, अगर जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स होती है तब आपको यहाँ पे क्या कोड करना है एग्जीक्यूट, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन क्या होता है समझते हैं। यूज वन इवेंट लिसनर फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको मैं से सिंपल कोड की हेल्प से करता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कोड है ना, ये है विदाउट इवेंट डेलीगेशन। तो यहाँ पे हम जो इवेंट डेलीगेशन मेथड है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो तब कैसा कोड होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना मैंने एक HTML फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने 3 लिस्ट पास किए, लिस्ट आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, ठीक है। अभी जो तीनों आइटम है ना, तो इनके अंदर मुझे एड इवेंट लिसनर पास करना है, ठीक है, कि जब मैं ये जो हमारे आइटम है इन पे करूँ क्लिक तो क्या हो। तो अब यहाँ पे ना मेरे को कोड के अंदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को हर एक जो आइटम है उसके अंदर अलग अलग एड इवेंट लिसनर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज जो हमारा आइटम 1 है उसके अंदर मेरे को अलग से पास करना पड़ेगा, आइटम 2 के अंदर फिर से पास करना पड़ेगा। सपोज आपके यहाँ पे अगर 10-15 आइटम है तो आपको सबके अंदर अलग अलग यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो डेट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट, बिकॉज आपको अगर अपना कोड को स्केलेबल करना है तो वहाँ पे आपको ये आप सेम कोड आप बार बार लिख रहे हो, तो डेट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। अब विथ इवेंट डेलीगेशन इसे कैसे ठीक करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर HTML फाइल के अंदर ना आपने एक पेरेंट वो बना दी ID, और अब आपने क्या किया, आपने किया कॉन्स्ट पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर आपने जो पेरेंट लिस्ट है उसे पास कर दिया। अब आपने ये जो है ना आइटम, इनके अंदर एड इवेंट लिसनर पास ना करके जो इनका पेरेंट वो थी ना ID, उसके अंदर आपने एड इवेंट लिसनर सीधे पास कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, फिर मैंने यहाँ पे अपना एक फंक्शन पास किया जिसके अंदर मैंने इवेंट पास किया, और मैंने एक कंडीशन को चेक किया, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, यहाँ पर जो हमारा टैग नेम है ना वो है हमारा LI, ठीक है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग नेम अगर हमारा LI होता है तो आप कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर कर दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो जो हमारा टैग है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी है ना इस टैग के अंदर उसे आप यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बैक टिक का यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इसे हम टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैंने इस पर किया, तो ठीक है। तो मैंने सिंपल इवेंट डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पास किया और मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। तो सपोज मैंने आइटम 1 पे क्लिक किया तो मुझे शो होगा आइटम 1 क्लिकड, मैंने आइटम 2 पे क्लिक किया तो मेरे को शो होगा आइटम 2 क्लिकड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 3 लाइन का कोड किया, एंड यहाँ पे आप 15, 20, 30 जितने आइटम ऐड करने करो, ये सिंपल 3 लाइन का कोड करके ही आप सेम रेस्पॉन्स आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इवेंट डेलीगेशन मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेमोरी लीक इन JS। तो इसका आंसर है अनयूज्ड मेमोरी दैट नॉट रिलीज्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो भी हमारी अनयूज्ड मेमोरी होती है ना, जो कि रिलीज नहीं होती है, उसे हम बेसिकली मेमोरी लीक बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है। तो यार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बिंड, ठीक है। तो इसको हम कोड की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ग्रीट, उसके अंदर सिंपल मैंने दिस डॉट नेम करके नेम प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट पर्सन इक्वल टू नेम के अंदर जो भी मेरा नेम है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीट डॉट कॉल पर्सन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉल जो हमारा मेथड है उसका मैंने यूज़ किया ग्रीट डॉट कॉल, और उसके अंदर मैंने जो भी अपना वेरिएबल है ना उसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया पर्सन, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा ना उसमें मेरे को सिंपल जो उसकी वैल्यू होगी ना वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड सेम मैं अगर यहाँ पे रीड डॉट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट अब यहाँ पे ना मैंने एक न्यू वेरिएबल को किया है डिफाइन लेट न्यू ग्रीट, और उसके अंदर मैंने किया ग्रीट डॉट बिंड पर्सन, ठीक है।
फिर मैंने जो न्यू ग्रीट है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो जब हम बिंड का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर हमको एक न्यू वेरिएबल करना होता है क्रिएट, और फिर उसके अंदर जो वैल्यू से स्टोर करके देन हम उसे कॉल करके जो वैल्यू से करते हैं प्रिंट, ठीक है। बाकी जो कॉल और वो अप्लाई, उनका मेथड सेम ही होता है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बिंड। सो या गाइस, दैट्स इट। हमने जावा स्क्रिप्ट के 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे हैं अभी, जो कि बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन्हें आप अगर अच्छे से समझ के जाते हो तो हाई चांसेस हैं कि एज अ बिगनर आपसे बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। तो डेट्स वाई ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं डिस्कस, इनको अच्छे से समझना पढ़ना, सो डेट कि आपको आपके इंटरव्यूज़ में हेल्प हो, ठीक है। इनको पढ़ो अच्छे से, इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो ये आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।